हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग। आज है 9 अप्रैल 2024 ट्यूसडे का दिन, फिन निफ्टी का एक्सपायरी। सो कैसा रहा फिन निफ्टी का एक्सपायरी? क्या ओवरऑल व्यू रहा हमारा मार्केट का? क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे लिए? क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं हमारे अगले ट्रेडिंग सेशंस के लिए? कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में हमारे हमें रखने चाहिए? कौन कौन सी न्यूज़, कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं और क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनका मार्केट के ऊपर? क्या एक्शन होना चाहिए हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए? हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। सबसे पहले तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में डिफरेंस क्या है। सो बैंक निफ्टी एक इंडाइसिस है जहाँ पे 12 स्टॉक्स हैं जो कि डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी इंडाइसिस में 20 स्टॉक्स हैं जो ब्रॉडर रेंज फाइनेंशियल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर बैंक्स भी आते हैं, इंश्योरेंस भी आता है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया जो कि गोल्ड लोन्स देता है, तो वो स्टॉक्स भी यहाँ पर आते हैं। कैसा रहा हमारा ओवरऑल आज का मार्केट? तो देखा जाए तो आज हिस्टोरिकल डे रहा था हमारे लिए, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सभी ने आज 52 वीक हाई टच किया। लेकिन फ्रेंड्स देखा जाए तो एक्चुअल में उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था जितना जब भी कोई मार्केट 52 वीक हाई को ब्रेक करता है। इसीलिए आज हमने देखा कि 52 वीक हाई टच करने पे भी वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन क्या रीजंस रहे हैं कि मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड है, उसके पीछे कुछ रीजंस हम निकाल के लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला रीज़न रहा है कि प्री रिजल्ट बाइंग, मतलब वो अभी क्योंकि रिजल्ट सेशंस चल रहे हैं, Q4 के रिजल्ट्स आने हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जहां पर उनको लगता है कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अभी जो बाइंग चल रहा है वो डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्टॉक्स में चल रहा है, वो भी चल रहा है प्री रिजल्ट्स के लिए। सेकंड जो रीज़न्स है वो है क्योंकि 19 अप्रैल से लोकसभा के इलेक्शन स्टार्ट होने हैं, तो इसके हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं या डीआईएस हैं वो प्री इलेक्शन रिलीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये दो मेन रीजंस हैं जहाँ जिसकी वजह से मार्केट स्टिल अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है, जहाँ पे सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इसी के लिए हम आपके लिए 2024 के जो आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स हैं उनको भी लेकर आए हैं, जहाँ पर बजाज ऑटो ने ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न दिया है, अडानी पोर्ट ने भी 32% का रिटर्न दिया है, बीपीसीएल ओएनजीसी ने भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 32% के आसपास का रिटर्न दिया है, टाटा मोटर्स एंड सन फार्मा में अप्रॉक्स 30% का रिटर्न हमें यहाँ पर शो किया गया है। अगर हम बात कर लें आज के ओवरऑल व्यू के बारे में, तो जहाँ पर निफ्टी 52 वीक हाई को टच करने के बाद 127 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग के साथ में 22,641 पर बंद हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग है। और जहाँ पर आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 18 स्टॉक्स जहाँ बुलिश थे, वहीं पर 32 स्टॉक्स ऑलमोस्ट बेयरिश थे। लेकिन अभी भी जो हमारे मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश है। और लेकिन अगर हम हमारे बात कर लें कि हमारे क्या एक्शंस लेने चाहिए हमारे हमें मार्केट के लिए, तो फिलहाल मेरा ये सजेशन है कि हमें वेट करना चाहिए 10 अप्रैल तक, क्योंकि 10 अप्रैल को एफओएमसी की मीटिंग्स के मिनट्स आने हैं। हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो जहाँ पर हम इंडियन मार्केट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट था। थोड़ा बहुत अगर पार्टिसिपेशन हो भी रहा था तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट तो कुछ थोड़ा सा हमें अभी नेगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है, या हम कह सकते हैं कि सब अपनी जो पोजीशन है उन्हें सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट 10th को एफ के मिनट्स आने हैं। एशियन मार्केट की बात कर लें तो जहां आज जापानीज मार्केट 1% और हांगकांग मार्केट 0.5% बुलिश था, तो यहाँ पर देखा जाए तो एशियन मार्केट थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड आज शो कर रहे थे। डाउ जोन्स की बात कर लें तो अभी डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग अगेन हम देखा जाए तो लास्ट अगर पूरे वीक की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही चल रहा है। कभी कभार वो थोड़ा बहुत उठ जाता है, लेकिन ओवर ऑल इन ओवर वो प्रॉफिट बुकिंग ही है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक एक वैसा इन सेगमेंट है जहाँ पे सिर्फ और आईटी से ही हमें अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे आईटी का क्या रुझान रहने वाला है, तो स्टिल वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग है। S&P 500 जो मेरा फेवरेट है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। हम देखेंगे कि लास्ट जब हम वीडियो क्लोज करेंगे या वीडियो तब क्या अमेरिकन मार्केट्स रहे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम निफ्टी के टॉप गनर्स की बात कर लें तो अपोलो हॉस्पिटल, जिसको हमने ऑलमोस्ट हफ्ते भर पहले रिकमेंड भी किया था, कि लगभग लगभग आज 3% बढ़ गया। हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व भी आज अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे थे निफ्टी को उठाने के लिए।
टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो टाइटन, कोल इंडिया, हीरो मोटरकॉर्प और रिलायंस, ये दिग्गज स्टॉक्स आज निफ्टी पर अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्रूड ऑयल की बात कर लें तो जहां सोने की और चांदी की चमक तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इवन 52 वीक हाई अगेन आज उन्होंने 52 वीक हाई को टच किया है और बस सोना चमकते ही जा रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात कर लें तो अभी डॉलर इंडेक्स फ्लैट चल रहा है 104 के आसपास। और अगर हम करेंसी मार्क की बात करें तो जहां पर इंडियन रुपीस आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, हल्का फुल्का मगर था भी तो थोड़ा सा नेगेटिव ही था। बॉन्ड यील्ड्स देखने वाली चीज़ होंगी क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ही अगर देखा जाए तो इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा मार्केट होता है बॉन्ड यील्ड्स का। तो बॉन्ड यील्ड्स में जो भी फ्लक्चुएशंस आने हैं वो हमें देखने को मिलेंगे 10 अप्रैल को। तो अभी हमें इस पे नज़रें बना के रखनी चाहिए। अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमें बाकी मार्केट्स या इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लें तो ऑलमोस्ट आज तो फ्लैट ही रहा है। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 90 डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है। तो जितना क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो या फिर हम ये कह सकते हैं जहाँ जियोग्राफिकल टेंशन्स बढ़ेंगी तो वहाँ क्रूड ऑयल बढ़ेगा, और जहाँ क्रूड ऑयल बढ़ेगा वहाँ हमारा जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे हम इस बार आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लेकर आए हैं जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसमें से टीवीएस है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैं, इंडियन सीमेंट है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, विद्युत फाइनेंस और एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगर फ्रेंड्स इन स्टॉक्स में जो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं और कहीं ना कहीं इनकी प्रॉफिट्स और अर्निंग अच्छी आती हैं तो आपको इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रनअप दिख सकता है या एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। फ्रेंड्स एक स्टॉक्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो बैंक निफ्टी का है, बंधन बैंक। अगर हम बात करें बंधन बैंक ने लास्ट ऑलमोस्ट 9% की गिरावट देखी गई थी और उन्होंने टच किया था ऑलमोस्ट 179 के आसपास। हाँ लेकिन थोड़ी बहुत निचली स्तर से उसमें बाइंग दिखी गई और जो क्लोजिंग था वो 6.28% गिरने के बाद 184 के आसपास हुआ था। लेकिन आज भी लगभग लगभग 2.5% के आसपास वो बंधन बैंक गिरा है और 182.7 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो एक्चुअल में बंधन बैंक में इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या ये शेयर गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो बंधन बैंक के जो सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, उनका एक इंटरव्यू था मनी कंट्रोल के साथ में, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी सीईओ की पोजीशन से बंधन बैंक में, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आ गई थी बंधन बैंक शेयर होल्डर्स के लिए और उन्होंने एक अच्छा खासा सेल करना शुरू कर दिया। सेकेंड रीज़न ये भी है कि जेफरीज ने अपना जो टारगेट है बंधन बैंक को लेकर ये कहीं ना कहीं कम किया है और 170 के आसपास रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से शायद हमें थोड़ी बहुत और गिरावट देखी जा सकती है बंधन बैंक में। और अगर हम बात करें कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है बंधन बैंक का, तो एक अगर 1 मंथ की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है बंधन बैंक ने। 6 मंथ्स में भी -23% ये बैंक गिरा है और 1 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट देखी गई है। 5 ईयर्स की बात करें तो वो 64% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजंस थे जो कि हम कभी अगर बंधन बैंक का केस स्टडी करेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें एक देखने वाली चीज़ ये भी होगी कि क्या बंधन बैंक अपने नए सीईओ को जुलाई से पहले पहले अपॉइंट करता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें बंधन बैंक में और गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम बैड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सेम अभी जो वॉर चल रहा है स्पेशली ईरान और इसराइल के बीच में, जहाँ से हमें थोड़ी बहुत जियोग्राफिकल टेंशन्स देखने को मिल सकती है। स्पेशली अभी इसराइल ने एक स्टेटमेंट भी दिया है ईरान को कि आपको जो करना है वो करिए, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट था और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट था। इसके बाद में ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है इसराइल के लिए कि हम आपकी एम्बेसीज को टारगेट करेंगे। वो अब सिक्योर नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसराइल को इस धमकी से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये भी देख हमें पता है कि इसराइल को भरपूर सपोर्ट है यूएस का। लेकिन उन एम्बेसीज का क्या जो कि इसराइल से बाहर है? जनरली ऐसा होता है कि हर कंट्रीज़ के एम्बेसीज हर कंट्रीज़ में होती हैं। तो इसराइल की भी एम्बेसीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं, इंडिया में भी है। और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं इसराइल और ईरान के साथ, दोनों के साथ। लेकिन फिर भी इसराइल ने इंडिया की जो एम्बेसीज है उसको टेम्परेरी बेसिस पे अभी क्लोज किया है।
और कहीं न कहीं हमें थोड़ी बहुत टेंशन देखने को मिल सकती है कि इसकी वजह से कहीं वर्ल्ड में एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू ना हो जाए। अगर ऐसा होता है, तो हमें कहीं न कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सेकंड जो नेगेटिव न्यूज़ है वो हमें यूएस की तरफ से आ रही है कि यूएस में एक बर्ड फ्लू का केस मिला है और जिसकी फर्टिलिटी रेट है वो कोविड से 100 टाइम्स ज़्यादा है। और वो जो डिसीज़ है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को इम्पैक्ट करती हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 137 के आसपास बर्ड फ्लू के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो है वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं या इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ये एक ऐसा डिफरेंट कह सकते हैं वायरस है जो कि हालाँकि उसका एक ही केस मिला है और यूएस गवर्नमेंट उसको लेके काफ़ी सीरियस भी है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। हम अगर थर्ड नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो एफआईएस की सेलिंग्स कंटिन्यू है। आज अगर की सेलिंग्स की बात करें तो कुछ खास नहीं, बट हाँ, हल्की-फुल्की सेलिंग ज़रूर हुई है। एफआईएस और डीआईएस की अगर हम बात कर लें तो जहाँ डीआईएस ने लगभग 2200 करोड़ की बाइंग करी है, तो एफआईएस ने हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करी है 593 करोड़ की। अगर हम गुड न्यूज़ की बात कर लें तो गु अभी भी जो हमारे इकोनॉमी है, उसका जो आउटलुक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और जो एक्सपेक्टेड है Q4 के रिज़ल्ट्स वो काफ़ी अच्छे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे और अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। जैसे कि एचडीएफसी का रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छा आए हैं। आउटलुक की अगर हम बात कर लें तो हम अभी हमारे मार्केट का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। ट्रेंड अभी भी हम बुलिश हैं। जब तक ट्रेंड बुलिश है, मैं यही सजेशन दूँगा कि आपका जो बकेट है या बास्केट है, उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश ही रखें। तो अभी बेयरिश को अवॉइड करें। डीआईआईज़ और रिटेलर्स में अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि इतना एफआईएस का सेलिंग करने के बाद भी हमारा डीआईआईज़ और रिटेलर्स ने मार्केट को सँभाल रखा है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे हमें एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।